हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन कर लिया है और हिस्ट्री में हम लोग 2019 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, आज हम लोग 2020 का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यूपीएससी का ऑफिशियल है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें जो हम आज सबसे पहले जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको देख लीजिए, कितने क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी ने। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए, 5 5 10 क्वेश्चन, 10 5 15, सॉरी 10 और 6 16, 16 और नीचे आते रहिए, 16 और 1 17 क्वेश्चन, 17 और 1 18 क्वेश्चंस, 18 और एक ये 19, टोटल 19 क्वेश्चन दोस्तों पूछे हैं। मतलब अगर आपका 100 क्वेश्चन में से अगर 19 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से पूछा जा रहा है, एक सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको बार बार बोला है कि पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चन मिनिमम और हिस्ट्री से भी यूपीएससी हमेशा 10 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट से अगर आप देखें मोटा मोटी जोड़ के तो 25 क्वेश्चन के आसपास खाली पॉलिटी और हिस्ट्री से आता है। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए तो एक ही बुक है लक्ष्मीकांत, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए मैंने आपको जो नोट्स दिया है उससे आपका हो जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे आपका हिस्ट्री अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे है हमारा कि ये क्वेश्चन पॉलिटी में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम हिस्ट्री में भी रख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी अगर हम बात करें मोटा मोटी तो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और कार्ल मार्क्स का जो भी है वो भी आपका हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, बोल रहा है कि वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन द गांधीजम एंड मार्क्सिज्म, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोनों दोस्तों बात करते थे कि राज्य नहीं होना चाहिए, दोनों बात करते थे कि राज्य अगर होता है तो पब्लिक का शोषण जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए लोगों को अधिकार देना चाहिए, ना कि सरकार को अधिकार देना चाहिए। सरकार जो होते हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा ही बनता है, जो सुपीरियर होते हैं वही लोग सरकार में आ जाते हैं, और इससे लोगों का जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तित्व जो है, इंडिविजुअलिज्म है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और लोगों का अधिकार भी ख़त्म होता है, लिबर्टी भी ख़त्म होता है। इसलिए कार्ल मार्क्स हो या गांधी जी हो, दोनों बात करते थे कि एक राज्य विहीन समाज होना चाहिए। लेकिन अंतर ये था कि गांधी जी बोलते थे कि धीरे 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 हम राज्य विहीन समाज की तरफ बढ़ेंगे, और कार्ल मार्क्स जो था वो रेडिकल था, वो चाहता था कि हिंसा के द्वारा, वायलेंस के द्वारा उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो दोनों का मकसद ही वही था कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज बनाना। गांधी जी बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो सरकारी प्रॉपर्टी, मतलब सार्वजनिक प्रॉपर्टी, दोनों साथ साथ चल पाएगा। और गांधी जी बात करते थे आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का, जिसके तरफ बोलते थे कि जो भी प्राइवेट लोग हैं प्रॉपर्टी अपना रखिए, लेकिन ये सोच के रखिए कि जो भी वो पैसा कमाया है वो समाज से कमाया है, इसलिए उसको समाज को रिटर्न करना है। वहीं कार्ल मार्क्स बोलता था कि नहीं भाई, कुछ ट्रस्टीशिप नहीं रहना चाहिए, प्राइवेट मतलब शोषणकारी, और वो शोषण करता है आपको, बिजनेसमैन लोग जो है मजदूर पे शोषण करता है। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था, वो क्लास स्ट्रगल में, वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करते। तो बोलते थे कि दोनों साथ मिलजुल के रह लेगा, और ट्रस्टीशिप को लागू करने के बाद क्या होगा, शोषण नहीं होगा उनका। ठीक है, दूसरा अगला है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो गांधी जी कभी नहीं बोले हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करो, कार्ल मार्क्स जरूर बोला है ये सभी जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो आपका किसका होगा, ग्रुप के लोगों को होगा, सरकार का होगा। ठीक है, एक स्टेट का होगा सारा प्रॉपर्टी, और वही प्रॉपर्टी जो है वो लोगों में देगा, और जो भी सरकार होगा वो किसका होगा, पब्लिक का होगा, लोगों का होगा। इस तरह से कार्ल मार्क्स मानते थे और बोलता था कि निजी प्रॉपर्टी को ख़त्म करो। लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी जी बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी साथ साथ मिलजुल के रहेगा, इसलिए ये जो है कॉमन एग्रीमेंट नहीं है। फिर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कार्ल मार्क्स बात करता था
इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब होता है कि जिसके पास पैसा होगा उसी को समाज में इज्जत और पॉलिटिकल पावर होगा। ठीक है, इसलिए कार्ल मार्क्स जो है इसको ख़त्म करने की बात बोलता था, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की ख़त्म करने का बात बोलता था कि जिसके पास पैसा होगा ऐसा नहीं है कि उसी के पास पावर होना चाहिए, सबके साथ पास समान पावर होना चाहिए। इसलिए कार्ल मार्क्स बोलता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करो, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को ख़त्म करो, पूंजीवाद सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करो और एक राज्य विहीन समाज बनाओ, क्लास स्ट्रगल होता है, ये सब बात करते थे। लेकिन गांधी जी ये सब का बात नहीं करते थे। गांधी जी बोलते थे भले हम लोग राज्य विहीन समाज बनाएंगे लेकिन वो सबको धीरे धीरे करके ग्रेजुअल तरीक़ा से बनाएंगे, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगा, क्लास स्ट्रगल नहीं होगा और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि तो गांधी जी बोलते थे राम राज्य का, तो राम राज्य तो आप सोचेंगे कि यार राज्य का तो बात हो रहा है, लेकिन राम राज्य यहाँ पे कॉन्सेप्ट के रूप में बात हो रहा है। राम राज्य का मतलब राम की इक्वालिटी लाना, लिबर्टी लाना, जस्टिस देना, उसको वो राम राज्य बोलते थे। ठीक है, ये प्रेजेंट में जो राज्य व्यवस्था है उसका निर्माण नहीं करते थे। वो बोलते थे कि राज्य खत्म होना चाहिए धीरे धीरे करके, पब्लिक के हाथ में पावर होना चाहिए, पब्लिक के हाथ में स्वतंत्रता होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तभी जाके है राम राज्य आ जाएगा। ठीक है, तो 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, 21, 22, 23, 24 ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। देखिए, बोल रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है औरंग और उसका क्या काम है या नाम है उसके बारे में। औरंग बोल रहा है इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, राजकोष का प्रभारी। बनियान बोल रहा है इंडियन स्टेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, भारत एजेंट। और मिरासीदार बोल रहा है डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। ठीक है दोस्तों, जब मैंने आपको पढ़ाया था ये रैयतवाड़ी सिस्टम, तब हमने बात किया था कि किसानों को जो है पूरा अधिकार हो गया था, ज़मीन का मालिक बन गए थे। ठीक है, तो किसानों को ही उस समय बोलते थे क्या, मिरासीदार, जो मैंने आपको बताया था रैयतवाड़ी सिस्टम में। तो ये तो सही है कि राज्य का नामित राजस्व दाता यही रेवेन्यू देगा, ये सही है। अब देखो, इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, राजकोष का प्रभारी को हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे, आपको पता होगा, आमिल बोलते थे। ठीक है, या फिर कोरकुन बोलते थे। ठीक है, तो ये सारे होते थे। औरंग तो नहीं होता था, तो औरंग राजकोष का प्रभारी ये नहीं होता था। मीर बख्शी जो होता था वो अकाउंट देखता था, मिलिट्री वाला, है ना, तो ये नहीं होगा। तो औरंग कौन था फिर, तो औरंग जो था, जो वर्कशॉप होता है, जो आपका कारखाना होता है, उसको बोलते थे औरंग। औरंग मतलब होता था गोदाम या कारखाना, और ये पारसी शब्द है, पारसी। ठीक है, पर्शियन शब्द है, तो ये नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन 3 के बारे में भी पता था और ये पता था कि ऑप्शन 1 नहीं है, तो हमारे पास ये दोनों बच जाता है। और बनियान या बेनियान आप ऐसे समझ लीजिए, बेनियान से बनिया हो गया, तो बनिया क्या काम करता है, इंडिया का एजेंट के रूप में काम करता था, ब्रोकर के रूप में काम करता था, फिर खाता आय बही से ये सब रखता था, कैशियर टाइप का होता था, है ना। तो बनियान जो होता था वो इंडियन एजेंट ऑफ द इंडियन कंपनी होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत एजेंट होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का खाता बही आय ये सब इंटरप्रेट करता था। मतलब जो भी का बनिया जो करता है, खजांची टाइप का आप समझ सकते हैं, वही था। ठीक है, तो उसके नीचे और भी लोग काम करते थे, छोटे छोटे लोग, तो उनके प्रति वो जिम्मेदार था कि जो भी, मान लो बनियान बड़ा अधिकारी हो गया, इसके अंदर में छोटा छोटा लोग काम करते थे, तो ये लोग बढ़िया से काम करे, उसकी जिम्मेदारी थी बनियान की, और बनियान फाइनली काम करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा चीज़ है, तो हम बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट के रूप में बनियान जो है काम करता था। ठीक है, समझ गए। बाकी ऑप्शन के बारे में पता चलिए आपको, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि हमको पूछा है सही सुमेलित। ठीक है, तो औरंग कौन था, कारखाना। बनियान क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट के रूप में। मिरासीदार कौन था, रैयतवाड़ी सिस्टम में किसान को बोलते थे मिरासीदार। ठीक है, चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसके बारे में भी हमने पहले आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है,
विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है स्थाविरवादीन बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म। मैंने आपको बताया स्थाविरवादीन हो या थेरावाद हो, वो जो है हीनयान शाखा के अंदर में आता है, वो महायान शाखा के दोस्तों अंदर में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा जो है स्थाविरवादीन है। बोल रहा है महायान, महायान क्या अंदर में आता है विज्ञानवाद, शून्यवाद, महासंघिका, ये सब हमने आपको फोटो में भी एक बार दिखाया था, याद होगा जो जो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए गलत होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, देखिए नेट पे देखेंगे अगर मैंने दिखाया भी है आपको। देखिए थेरावाद अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से दिखा दूँ तो देखिए हीनयान के अंदर में स्थाविरवादीन, सर्वस्तिवादीन, महासंघिका और सामित्य ये सब आता है। माध्यमिका और योगाचार्य जो आता है वो महायान के अंदर में आता है। ठीक है, लोकोत्तरवादी जो होता है महायान को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? महायान को। और जो महासंघिका है वो हीनयान के अंदर में, कन्फ्यूज नहीं होना है, महासंघिका हीनयान, माध्यमिका महायान, योगाचार्य महायान, शून्यवाद महायान, लोकोत्तरवादी महायान। ठीक है, चलिए, या फिर और थोड़ा देख लीजिए फोटो तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। देखो संघ जो है दो टाइप का होता है, महासंघ और स्थाविरवादीन। स्थाविर मतलब हीनयान, सर्वस्तिवादीन उसी को बोलते हैं, विभाज्यवादीन भी बोलते हैं, वस्तीपुत्र सामर्थ्य भी बोलते हैं। महासंघिका जो है लोकोत्तरवादीन या एक काव्य वाहरिका भी बोलते हैं। महायान के अंदर में माध्यमिका, योगाचार्य और तांत्रिक, माध्यमिका और योगाचार्य महायान के अंदर में आता है। तांत्रिक भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा महायान का ही उसको इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। तो बस यही से थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो इसका फ़ोटो आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसका फ़ोटो ले लीजिए। एक मिनट रुकिए, इसका ले लीजिए। ठीक है, और एक इसका ले लीजिए, तो इतना आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। बोल रहा है सर्वस्तिवादीन या स्थाविरवादीन बिलोंग टू महायान, गलत है, हमने देखा हीनयान में आता है। फिर बोल रहा है लोकोत्तरवादी सेक्टवादी एंड ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। देखिए महासंघिका किस में आता है? हीनयान में। लेकिन लोकोत्तरवादी मतलब क्या होता है? जो इस श्लोक के बाद का बात करते हैं, है ना, मतलब जो थोड़ा बात करता है ये सब कर्म वर्म का सिद्धांत का बात करता है, या फिर स्वर्ग की बात करेगा, वो सब बात करेगा, तो वो उसको लोकोत्तरवादी बोलते हैं। जो इस श्लोक के उत्तर मतलब बाद का बात चीज़ कर रहा है, तो वो महायान वाले करते थे। और महासंघिका जो है वो हीनयान में आता है, इसलिए ये भी हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं महासंघिका, वो पहले दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में जो स्थाविरवादीन था उसी से अलग हुआ महासंघिका, और वही महासंघिका जो है आगे चल के महायान और लोकोत्तरवादी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे, एक मिनट रुको, तो क्या बोल रहा है कि लोकोत्तरवादी सेक्टवादी एंड ऑफशूट ऑफ महासंघिका, सही बात है। लोकोत्तरवादी जो है वो महासंघिका से ही अलग हुआ, और यही महासंघिका आगे चल के जब वो लोग बुद्ध का मूर्ति के रूप में पूजा करने लगे तो वो महायान शाखा में डेवलप हो गया। तो पहले एक ही शाखा था स्थाविरवादीन, फिर वो अलग अलग में टूटते गया और फिर लास्ट में हीनयान और महायान में कन्वर्ट हो गया। तो ये एकदम सही है, पहला गलत हो गया, क्योंकि स्थाविरवादीन जो था वो हीनयान शाखा से था, उसी से अलग हुआ आपका महासंघिका लोकोत्तरवादी, और वही जाके आगे महायान में कन्वर्ट हुआ। तो बोल रहा है द डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर द महायान बुद्धिज्म। सही बात है, जब वो लोग बुद्ध का भगवान के रूप में, देवता के रूप में पूजा करने लगे, तब यही महासंघिका आगे चल के महायान में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, समझे? तो मैं आपको क्या करूँगा, बुद्धिज्म जैनिज्म को थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ा दूँगा। ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, फिर भी मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको मैं बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। उत्तरी शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 19वीं सदी में, मतलब हो गया 1800 से 1900 तक। तो पूर्वार्ध मतलब 1850 तक। तो 1850 तक जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका सही व्याख्या करना है। तो बोला इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर ruined, भारत दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो सही बात तो बोल रहा है कि अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर हुआ विदेश में तो उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव ही प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने बताया था कोई भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव ही सही होता है, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो भारत हैंडीक्राफ्ट नष्ट हो गया था, तो ये नेगेटिव चीज़ ही बता रहा है कि भारत पे नेगेटिव प्रभाव पड़ा। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, नेगेटिव का नेगेटिव। बाकी भी देख लेते हैं। मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्ज नंबर, बड़े बड़े इंडस्ट्री अगर आएगा, मशीन आएगा तो ये तो अच्छा बात होगा ना भारत की इंडस्ट्री के लिए। लेकिन आया था क्या, नहीं। आपको भी पता है कि हमारा टेक्सटाइल ये सब पूरा ख़त्म हो गया था। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी था जिसके तहत भारत का सामान अगर इंग्लैंड में आता था तो उस पर खूब ज़्यादा कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क लगता था। वहीं इंग्लैंड का मशीन वाला सामान बन के जब इंडिया में आता था तो उस पर 0% टैक्स लगता था, हमारा ख़त्म हो गया था। प्लस हमारा मतलब जो कारीगर थे उनको रॉ मटेरियल की कमी हो जाती थी, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज जो है सारा रॉ मटेरियल ले जाते थे निचोड़ के कम रेट पे, है ना। तो यहाँ रॉ मटेरियल कमी हो गई। प्लस जितने भी यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री तहस नहस हो गया। प्लस राजा रजवाड़ा भी कमज़ोर हो गया। तो वो लोग भी जो संरक्षण देता था भारत के इंडस्ट्री को, लोकल वाले, वो भी ख़त्म हो गए। तो भारत की जो हैंडीक्राफ्ट है वो नष्ट हो गई, ये सही बात है। मशीन वेयर इंट्रोड्यूस्ड, ये गलत हो जाएगा। फिर बोला रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट्स, रेलवे लाइन्स आया तो सब पार्ट्स में नहीं आया, रेलवे लाइन भी लिमिटेड तरह है, जहाँ पे इंग्लैंड को अच्छा लगा वहीं पे आया, ठीक है। और पहला आपको पता है कि रेलवे लाइन भारत में 1853 में तो आया ही है। तो ये 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में है ना, फर्स्ट हाफ नहीं है, सेकेंड हाफ है, इसलिए भी ये गलत होगा। और वैसे भी रहता अगर अनेक भागों में तो भी गलत होता है कि अनेक भाग में नहीं, वहीं पे हुआ जहाँ पे, वैसे भी 1853 के बाद ही आया, तो फिर वो इसलिए गलत हो गया ये वाला। फिर बोला हैवी ड्यूटी वेर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, ये गलत बात है। ब्रिटेन का उत्पादन क्या है, भारी शुल्क नहीं लगाया गया, भारतीय उत्पादन पे इंग्लैंड में ज़्यादा शुल्क लगाया गया। ब्रिटेन का उत्पादन जो इंडिया में आता था तो उस पर 0% कस्टम ड्यूटी लगा, फ्री एंट्री था। 1813 के बाद जो है फ्री एंट्री आने लगा, ठीक है। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी था, इसलिए ये भी हमारा गलत होगा। तो आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। बोला राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, अरेंज करना है कि कौन पहले कौन बाद में। देखो पहला ऑप्शन है राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज, तो आपने पाला प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में, त्रिपक्ष जो संघर्ष है उनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिहार है, ठीक है, उसका उदय कब हुआ। तो एक राजा था उसका नागभट्ट, तो नागभट्ट के समय हुआ। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट राजा था वो राजा भोज था, राजा भोज, ठीक है। बोला जाता है कि वास्तविक रूप से संस्थापक प्रतिहार जो साम्राज्य था वो उसका वही था, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जो हमारा कन्नौज का एरिया है और जो कलंजर का एरिया है उसको 836 AD में जीत लिया था, ठीक है। तो उदय कब हुआ, राजा भोज के दिन, तो हम लगभग बोल सकते हैं 836 AD या 820-30 AD, इतना मोटा मोटा याद हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, तो महेंद्र वर्मन वन, फिर नरसिम्हा वर्मन, फिर राजसिम्हा, ये सब आए थे। तो आपको पता है कि पल्लवा जो थे वो सबसे अर्लियर डायनेस्टी थे, ये चारों जो ऑप्शन दिया है उसमें से, ठीक है। इतना तो मोटा मोटा पता होगा। ये लगभग समझ लो कि 500 से 600 AD के आसपास का समय, ठीक है। इसका मतलब अब ये क्या हो गया 836 AD, तो बहुत बात का है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय प्रांतक वन, चोला दो टाइप का था, एक था इम्पेरियल चोला, राज्य चोला, जो आपका बाद में आया, लगभग आपका समझ लो कि 900 से 950 AD के आसपास,
ठीक है। परंतक इसका जो है संस्थापक था चोला का। विजयालय संस्थापक था और परंतक बाद में आया था, है ना। तो जो विजयालय आया था वो आपका 9th सेंचुरी के आसपास आया था, 9th सेंचुरी, और परंतक जो था उसके बाद आया था 900 से 950 के आसपास। ठीक है। चोला का संस्थापक था कौन? विजयालय, और परंतक बाद में आया था 900 से 950 एडी के आसपास, मोटा मोटा इसका समय था। पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? गोपाल था। ये आपका उड़ीसा बंगाल के एरिया में रूल करते थे। 750 एडी के आसपास इनका समय था। 750 से लेके 10,000 एडी तक ये रूल किए थे। तो यहाँ पे फाउंडेड पूछा है, तो सबसे पहले देखो महेंद्र वर्मन आया कि नहीं आया? ठीक है, 2 होगा। उसके बाद देखो पाला 750, फिर जाके प्रतिहार, और फिर जाके आपका चोल का एस्टेब्लिशमेंट प्रांतक के अंदर में, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 2413। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा यूपीएससी जो एंशिएंट मिडाइवल से क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी है जो मैंने आपको बताते जा रहा हूँ साथ साथ पीवाईक्यू में, वो सब ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने होयसाला के बारे में बताया था, ठीक है, गंगा डायनेस्टी के बारे में बताया था। तो इस तरह से आपका पूरा जो डायनेस्टी है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका काम है कि जो भी आप होमवर्क बनाते रहें उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। बोल रहा है कि कम से कम समझ लो 20 क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से, है ना। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर्ड टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्ष पीरियड। तो उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में जो उल्लेखित हुंडी है उसका क्या मतलब? ठीक है। तो हुंडी आपको पता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता था, एक बिल के रूप में, कि जिसके पास भी हुंडी है, मान लो आपको यहाँ से सामान यहाँ पहुँचाना है, तो आपने इस व्यक्ति को दिया मान लो 1,000 रुपये, और ये बदले में आपको हुंडी दे देगा। ठीक है। और वो हुंडी के द्वारा आप जो है सामान इधर से इधर ले जाओगे। तो सिंपल सा बात है, हुंडी का मतलब होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक कागज़ का टुकड़ा होता है, जिसके पास भी होगा इसका मतलब उसके पास कुछ जो है मूल्य का सामान है। ठीक है। इसको बिल टाइप का आप समझ लीजिए। या बहुत ही पुराना समय, कोई आज का नहीं है। जो कल्हण कल्हण एक व्यक्ति थे कश्मीर का, उन्होंने एक बुक लिखा था राज तरंगिनी, उसमें जो है इसका उल्लेख है। ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा। मुग़ल भी काल में भी इसका यूज होता था, दिल्ली सुल्तान में भी यूज होता था। तो जो हुंडी था एक समझ लो कि क्रेडिट का एक इंस्ट्रूमेंट था, ऋण लेने का एक इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है। अगर आप या तो आप इसको कैश दे दो, बदले में हुंडी दे देगा, या फिर बिना कैश का भी हुंडी दे दो, बाद में पैसा दे देना। ठीक है। तो इस तरह का कुछ है। जनरली इसको जो है बनिया सराफ जो है सराफोन होता था, एक तरह का मर्चेंट व्यापारी जो लोन भी देता था, बनिया बनिया इसका यूज करते थे। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इट इज़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। इकोनॉमिक्स में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया भी आपको, और हिस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। और ये गुप्त हर्षा के बाद ही होता। हर्ष का कार्यकाल था 7 से 8 सेंचुरी के आसपास, तो उसके बाद जो है ये यूज होता था ज़्यादातर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द बुक दशेर कथा रिटन बाय सखराम गणेश देउस्कर। तो बोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई एक बुक है जिसका नाम है दशेर कथा, तो उसके बारे में प्रश्न है। तो कोई इतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं है कि आप इसके बारे में जानिए, लेकिन आपको यूपीएससी ऑप्शन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप ऑप्शन को पढ़ के, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन क्या आपको ऑप्शन के थ्रू कुछ पता चल रहा है, तो उसको देखते हैं। बोल रहा है कि क्या दशे कौन लिखा है? देओस्कर, और सखाराम गणेश देओस्कर। इसका मतलब देखिए, जब भी इस टाइप का नाम हो, है ना, तो इस टाइप का आपने कभी सुना है कि वो मतलब कहाँ का हो सकता है? ज़्यादा चांस है ये गुजरात का, महाराष्ट्र का हो सकता है। जैसे संजय मंजरेकर, अजीत अगरकर, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर कर नाम आ रहा है ना, इसका मतलब कहाँ का होगा? ज़्यादा चांस है वो महाराष्ट्र के आसपास का एरिया होने का। लॉजिक तो हम लगा के यही बोल सकते हैं ना, मराठी लोग होंगे ये।
ठीक है। और सखाराम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा होगा, उसमें जो भिड़े रहता है उसका स्कूटर का क्या नाम रहता है बताओ? सखाराम रहता है। भिड़े कहाँ का है? मराठी है ना। आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बोल रहा है इट वार्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स ऑफ हाई हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। बोल रहा है इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। तो सही बात है, ये बुक था स्वतंत्रता संग्राम के लिखा गया था, और लोगों को जो है मानसिक रूप से जो लोग बंदी हो गए थे उनका दूर करने के लिए ये बुक लिखा गया था, ताकि वो मानसिक रूप से स्वयं को स्वतंत्र माने। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के समय जो है ये बुक का बहुत प्रमोट किया गया था। ठीक है। और इसमें और भी लोगों ने बुक लिखा है, जैसे एम.जी. रनाडे, ये सब भी जो है इनके बुक से बहुत प्रभावित है। एम.जी. रनाडे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तो इस बुक का इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो है अ स्टोरी ऑफ द कंट्री। क्या है? अ स्टोरी ऑफ द कंट्री। देसूर का जो देसर कथा है उसका मतलब होता है देश का कथा। अ स्टोरी ऑफ द कंट्री या नेशन। ठीक है, समझ गए। तो ये सारा जो बुक है ये 1904 के आसपास मोटा मोटा लिखा गया था, जिससे बहुत सारे लोग दोस्तों प्रभावित हुए थे। ठीक है। और ये भी देखिए एम.जी. रनाडे और दादा भाई नौरोजी अगर प्रभावित हो रहे हैं, मतलब गुजराती लोग, गुजराती मराठी लोग फेमस प्रसिद्ध हो रहे हैं उनके बीच में। ठीक है। जनरली ये बुक लिखा गया था बंगाल के लोगों के समय, वहीं पे स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था, तो उनको लिए प्लस और भी जगह के लोगों के लिए लिखा गया था। ठीक है। भले आप देखोगे तो देश मतलब हो गया कंट्री, तो वहाँ बंगाल के लिए यूज हुआ था, लेकिन वो जो बुक था सिर्फ बंगाल के लिए लिमिटेड नहीं था, पूरे विश्व के लिए लिमिटेड। चलिए हम लोग देखते रहते हैं। बोल रहा है कि इट वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट ऑफ हिप्नोटिक स्टेट, ये सही है। फिर बोल रहा है इट इंस्पायर द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्टेटेंट्स। तो अगर आपको देशभक्ति पहुंचाना है तो आपको स्वदेशी नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। फिर बोल रहा है द यूज ऑफ देश बाय द देशकर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। सिर्फ बंगाल के लिए, मैंने बताया बंगाल के लिए सिर्फ यूज नहीं किया गया था, ये पूरे इंडिया के लिए लिखा गया था, स्वराज के लिए लिखा गया था। ठीक। और वैसे भी देखिए इनका नाम क्या है, देओस्कर, मतलब मराठी वराठी होंगे तो बंगाल तो नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, आपको देखने से टफ लगेगा लेकिन हल्का सा दिमाग लगाएंगे, सखाराम और देओस्कर, तो आपको पता चल जाएगा मराठी टाइप का ये होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने बताया वो आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 27 दोस्तों। बोल रहा है द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे या था। ठीक। तो पहला है इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताओ। ये हुआ था आपका जब गांधी जी ने आंदोलन स्वीकार किया था तब। कौन सा? जब आंदोलन स्टार्ट किया था हमारा नमक तोड़ो आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब जो है गांधी जी और उनके बीच में जो है समझौता हुआ था। उनके पहले भी हुआ था समझौता, जिसके तहत गांधी जी को बोला गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए और जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो गांधी जी जो है गांधी जी समझौता हुआ, उसके तहत क्या हुआ। ठीक है। तो फिर इसके पहले गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा था 11 सूत्री मांगों को, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तब जाके गांधी जी जो है नमक तोड़ो आंदोलन के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किए। तो उसके बाद अंग्रेज जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करता गया। एक पहला किया, कांग्रेस गई नहीं, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोल में सम्मेलन था सक्सेस नहीं हुआ पहला वाला। फिर गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। इसमें गांधी जी कुछ डिमांड रखता है, कुछ लॉर्ड इरविन बोलता है, तो गांधी जी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हम जो है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको रोकते हैं। और अंग्रेज सहमत हो गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, राजनीतिक जो कैदी थे, बंदे थे, उसको हम रिलीज कर देंगे, जिन पे हिंसा का कोई भी आरोप नहीं लगा हुआ, उनको रिलीज किया जाएगा। इसमें गांधी जी डिमांड रखे थे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। ठीक है। फिर यहाँ पे गांधी जी डिमांड रखे थे कि हम लोग को नमक बनाने के लिए, खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल उपभोग के लिए नमक बनाने का आज़ादी होना चाहिए।
तो बोला कि हाँ, अंग्रेज बोला हाँ ठीक है, वहाँ आज़ादी देते हैं, लेकिन उस नमक को आप बेचने के लिए नहीं परमिशन हम देंगे, उसके लिए आपको आज़ादी नहीं है। साथ ही साथ जो है गांधी जी एग्री हो गए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इसके द्वारा कांग्रेस पार्टिसिपेट हो गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हाँ, द्वितीय में सम्मेलन में पार्टिसिपेट हो गई थी। बोले विड्रॉवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और असहयोग आंदोलन के समय में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। ठीक है, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, जो भी अध्यादेश था पहले पॉलिटिकल प्रिजनर को अरेस्ट किया गया था, सबको हम रिलीज करेंगे, इस तरह का लाया गया था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। गांधी जी बोले थे कि पुलिस जो जाती की है उस पर जाँच करने के लिए, अंग्रेज को बोला कि हम नहीं करवाएंगे जाँच वाँच, बंद करो। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर बोला रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु आर नॉट चार्ज विथ वायलेंस। ये सही बात है, उनको छोड़ दीजिए जो हिंसा पे नहीं जो है किया गया था। ठीक है, हिंसा जिन पे नहीं था, ये भी गांधी जी का स्वीकार कर लिया गया था। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 4। बाकी जो एक्स्ट्रा हम बताएं आपको वो आप नोट कर लिए। ठीक है, आंसर है 1, 2, 4। लेकिन यूपीएससी जो है ये जो क्वेश्चन 2027 वाला था उसको यूपीएससी ने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया यूपीएससी जाने, लेकिन जो सही आंसर है इसका 1, 2 एंड 4 है। हो सकता है कि यूपीएससी जो है सेकेंड ऑप्शन के लिए डिलीट कर दिया हो, क्योंकि सेकंड ऑप्शन के बारे में डिटेल में नहीं लिखा था कि ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया जाएगा। कल ये लिखा गया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो हिंसा नहीं किए हैं उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है वो 1, 2, 4 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए, और ये बोला भी गया था कि हम लोग विड्रॉ करते हैं जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भी, इसलिए डिलीट किया गया। आप यहाँ पे देखिए यूपीएससी क्यों डिलीट किया गया। देखो लिखा है यहाँ पे असहयोग आंदोलन, क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हिंदी में यूपीएससी ने ट्रांसलेशन गलत किया, इसीलिए हटा दिया। यहाँ अगर वो लिखता था सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, तो एकदम सही होता। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन के कारण गलत हो गया। ठीक है, तो आपको हर टेंशन नहीं लेना है। अगर यूपीएससी ट्रांसलेशन गलत करता है, ठीक है, तो क्वेश्चन वो डिलीट हो जाता है, जैसा आपको दिखा हिंदी वाला अगर गलत किया तो 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा। इंग्लिश वाला देखेंगे तो बी, और हिंदी वाला अगर हम जाएंगे हिंदी वाला के अनुसार तो आंसर होगा 1 एंड 4। इसलिए यूपीएससी ने आंसर को डिलीट कर दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन 1 एंड 4 था ही नहीं। 1 एंड 4 होता भी तो सही नहीं होता, हिंदी में तो सही हो जाता, इंग्लिश में गलत हो जाता। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द विट्ठल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। बोला अस्पृश्य समुदाय के लोगों को रक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि ये वाला कोई पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको बाकी ऑप्शन में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाकी चीज़ों के अगर बारे में पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए गोपाल बाबा वालांगकर, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, छोड़ देते हैं। ज्योतिबा फूले के बारे में आपने इतना पढ़ा है, कहीं भी इस तरह का आपने नाम सुना है, विटाल विध्वंसक, कहीं भी। हमने गुलामगिरी ये सब सुना है, सत्यशोधक समाज पढ़ा है उनके बारे में, है ना, पूना में स्कूल खोले थे, ये सारा पढ़ा है। हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि ज्योतिबा फूले विटाल विध्वंसक शुरू किए थे, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है। महात्मा गांधी कभी भी इस टाइप का बात नहीं करेंगे हिंसा का, विध्वंस मतलब ख़त्म कर दो। ठीक है, और उनका पत्रिका ये सब है, हरिजन है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये सारे चीज़ उन्होंने शुरू किया, हरिजन सेवक संघ, है ना, ये सारा चीज़। कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि विटाल विध्वंसक गांधी जी शुरू का। गांधी जी इतना फेमस पर्सनैलिटी है, फूले इतना फेमस है, B.R. अम्बेडकर है, अगर लिखते वो तो कहीं ना कहीं हम बुक में तो पढ़ते या आप पढ़ते। तो अपने आप पे विश्वास कीजिए कि भैया अगर हमने नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा चांस है कि ये हो सकता नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये कट गया। और गांधी जी वैसे भी कभी भी बात नहीं करेंगे विध्वंसक का कि ख़त्म कर दो,
विध्वंस मतलब होता है एनिहिलेशन, पूरा ख़त्म कर देना। बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ज़रूर बात करते थे कि अस्पृश्यता को ख़त्म कर दो, विध्वंस कर दो, लेकिन इनका अलग था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से इन्होंने बुक लिखा था। बहिष्कृत भारत सभा खोज लेता है, एक न्यूज़पेपर भी लिखते थे जिसका नाम था मूक नायक, बी आर अम्बेडकर के बारे में, है ना, मूक नायक, ठीक है, वो लिखते, बाद में इनसे वो अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा ही है। उससे अगर गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो यंग इंडिया, है ना, यंग इंडिया इन्होंने लिखा था, नवजीवन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन बंधु, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, हरिजन सेवक। तो ये सारा कुछ गांधी जी से संबंधित था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, बी आर अम्बेडकर के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल बाबा वलंगकर, ठीक है। तो ये जो थे आपके महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे, ये आपका बात करते थे कि एनिहिलेशन ऑफ सेरेमोनियल पोल्यूशन, कि जो बोलते थे कि जाति के आधार पे ये प्रदूषित है, उसको ख़त्म करने की बात बोलते थे। इसलिए इन्होंने विट्ठल विध्वंसक लिखा था और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात वो बोलते थे, ठीक है। इनका कार्यकाल लगभग समझ लो 1840 से लेके 1900 तक था, और इन्होंने 1888 में एक पत्रिका लेते थे 1888 में, जिनका नाम था विट्ठल विध्वंसक, ठीक है। समझ में आया। अगर फूले का बात करें तो गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज, सार्वजनिक, एक और संस्था था जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म करके नाम से एक पत्रिका भी लेके आए थे। तो फूले था, आंसर क्या हो गया 28 का ये। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कुलिया वापा एंड द्रोणा वापा शब्द क्या है। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा चांसेस होता है कि प्राचीन समय में जो भी टर्म होते हैं, प्राचीन समय में जो आधुनिक भारत में के पहले, अगर हम बात करें एंशिएंट भारत या मध्य भारत में, उसमें जनरली आपका जो ज़मीन था उसी से सारा चीज़ होता था, लैंड रेवेन्यू। तो जो भी टर्म होगा, कोई भी सिक्का या कुछ इस टाइप का आ जाए, वो ज़्यादा किससे संबंधित होगा, आपका दिमाग क्या बोलता है कि ये जो ज़्यादा संबंधित हो सकता है ज़मीन के टुकड़ों से, है ना। कोई भी प्राचीन समय में भी कोई टर्म जो होगा वो जनरली किसके इर्द गिर्द घूमेगा, ज़मीन के इर्द गिर्द वो घूमेगा, समझ रहे हो। तो जो कुलिया वाप या फिर द्रोण वाप है वो क्या है, तो ये जो है वो ज़मीन का भू मापने का, ज़मीन को मापने का जो है एक तरीका है, ठीक है। गुप्त वंश के समय में ये यूज होता था, ठीक। एक बुक है जिसका नाम है नीति सार, उसमें जो है अलग अलग तरह का ज़मीन कैसे हम लोग नापते थे उसके बारे में वर्णन है, टाइप्स, ज़मीन के टाइप का वर्णन है। अमर कोश एक बुक है जिसको अमर सिन्हा ने लिखा है, उसमें भी जो है आपको अलग अलग ज़मीन के टाइप के बारे में वर्णन मिलेगा, ठीक है। कुलिया वाप है, द्रोणा वाप जो है वही है, क्या होगा भूमापन, ठीक है। बाकी देखो कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, तो अलग अलग सिक्का में जो गुप्त वंश के समय अलग अलग सिक्का था, या अगर हम बात करें तो उसके बारे में अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए दोस्तों, ये एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी सिक्के विक्के थे उनके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई सिक्का विक्का यूज नहीं करता था, सील वील वो यूज करते थे, ठीक है। क्या यूज करते थे, सील। उसके बाद अगर हम ऋग्वेद के समय का बात करेंगे तो ऋग्वेद में जो है अलग अलग सिक्का यूज होता था, जैसे सोने का सिक्का को बोलते थे निष्क कॉइन या मन कॉइन बोलते थे, ठीक है। और राई और या शतमान भी बोलते थे चांदी के सिक्का के लिए, ठीक है। राई बोलते थे और शतमान किसके, चांदी के सिक्का के लिए बोलते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और निषक और मान किसके लिए बोलते थे, ऋग्वेद में सोने के सिक्का के लिए। उसी तरह से 5वीं और 6ठी BC में जो है वो यूज होता था आपका सिक्का जिसको बोलते थे आहत सिक्का, ठीक है, आहत सिक्का। यह जो सिक्का होता था वो सिल्वर का, चांदी का और तांबा का होता था, ठीक। फिर आगे देखें तो अगर इंडो गिरी की जो बात करें, हिंद यूनानी जो थे वो भारत में पहले बार सोने का सिक्का जो है लेके वो आए थे, हिंद यूनानी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शाक रूलर रुद्रदामन, वो भी चांदी का सिक्का लेके आया था जिसका नाम था रुद्रमका, क्या नाम था, रुद्रमका उसका नाम था। कुषाण के राजाओं ने बहुत सोने का सिक्का लेके आया था, उसमें जो है रोम का वर्णन था, ठीक है। चलिए
आगे देखेंगे कुषाण जो है वो कॉपर का भी सिक्का बहुत लेके आए थे, चांदी का भी लेके आए थे। 3 भाषाओं में सिक्का लेके आया था पार्थियन रूलर, जिसका नाम था गोंडो फर्निस। तो गोंडो फर्निस एक पार्थियन रूलर था जिसने जो है आपका 3 भाषाओं में सिक्का लेके आया था। ठीक है, चलो आगे देखो। गुप्त वंश के समय में जो सोने का सिक्का था उसका नाम दिनार था। क्या नाम था? दिनार। गुप्त समय जो सोने का सिक्का था उसका नाम क्या था दोस्तों? दिनार था। ठीक है, गुप्त के समय में डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए एक प्रतिदिन लेन देन के लिए जो यूज होता था उसको बोलते थे कौड़ी। क्या बोलते थे उसको? कौड़ी बोलते थे, है ना, कौड़ी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, गुप्त वंश के समय में जो है वो उसके बाद सिक्का विक्का का कमज़ोर, लोग राजा कमज़ोर हो गए तो चांदी और सोने का ही चांदी का सिक्का जो है हर्षवर्धन के समय में मिलता है, क्योंकि ये समय राजा जो था धीरे धीरे कमज़ोर हो गया था, तो सोने का सिक्का लेके नहीं आएगा। सातवाहन जो थे वो पहली बार जो है लेड का सिक्का और प्रोटीन का सिक्का जो है लेकर आते, लेड और प्रोटीन का। कॉपर का जो पल्लव थे, पल्लव वो ज़्यादातर आपको चांदी का सिक्का लेकर आए थे। चोल राजा जो सोने का सिक्का लेकर आते थे उसको कासू बोलते थे। क्या बोलते थे? कासू। तो बस मोटा मोटा याद रखिएगा, एक बार आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए खुद से फटाफट, स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया, आगे देखते हैं। तो कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, ये तो होगा नहीं, दिनार बोलते थे गुप्त के समय में, ये तो होगा नहीं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। इनमें से कौन सा जो है अपनी प्रजा को एक अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो देखो अभिलेख सबसे ज़्यादा किसका फेमस है? अशोक का। इस तरह का क्वेश्चन आपको यूपीएससी बहुत पूछेगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो फेमस सबसे स्टेटमेंट है उनके बारे में वो आपको टिक मार देना है उसमें। ठीक है, बोल रहा है हु सो एवर प्रेजेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स एन अदर सेक्ट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विथ द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट। ठीक है, विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग ओन सेक्ट ही रादर इंजोर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। बोल रहा है कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडन करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता है, वह अपितु अपने समुदाय को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। ये कौन बोला था, किसके माध्यम से? तो इसमें से किसका अभिलेख ज़्यादा फेमस आपने पढ़ा है? अशोक का। तो आंसर क्या होना चाहिए? अशोक का। ठीक है, क्योंकि देखो अशोक का तो बहुत सारा शिलालेख है, इसमें कुछ मेजर है कुछ माइनर है ना। तो अशोक का जो कार्यकाल था वो लगभग समझ लो 3rd सेंचुरी BC था। ठीक है, 250 BC के आसपास का समय था, 250 BC के आसपास का अशोक का समय। ठीक है, ये अलग अलग अभिलेख लिखा है, अलग अलग जगह पाया गया है। तो जो कलिंग का युद्ध हो गया था तो उसको बहुत दुख हुआ था। उसके बाद जो है अशोक जो है बेरी अपना अशोक का पहले पॉलिसी था बेरी घोष कि जो बैर रखता है उसको मार दो। तो उसको उससे पॉलिसी कलिंग युद्ध के बाद चेंज हो गया धम्म घोष में, कि धर्म के आधार पर रूल करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया, युद्ध करता था लेकिन उतना हिंसा प्रयोग नहीं करता था। तो एक तो ये हुआ, अशोक शिलालेख के द्वारा लोगों को अच्छे आचरण बताता था, किस तरह से उनको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या था। इसके अलावा अशोक जो खुद जो है आपको बुद्ध धर्म को मानता था, और ये और इसका दादा दशरथ ने आजीविका के लिए, आजीविका जो एक सेक्ट था मक्खली घोष, इसका स्थापना किया था। तो आजीविका के लिए ये बहुत सारा गुफा उफा का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? बराबर का गुफा गया में, राजगीर के आसपास का। ठीक है, समझ रहे हो। अशोक का जो नाम था जो शिलालेख में मिलता है वो मिलता है देवनाम पियादासी। क्या मिलता है? देवानाम पियादासी। जेम्स प्रिंसअप करके एक व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार आपको पता है कि अशोक का जो शिलालेख है उसमें भाषा जो प्रयोग होता था वो ब्राह्मी भाषा, ठीक है, अरेमिक, ग्रीक, खरुस्ती, ये सब आपको दिखता था। पहली बार यही पहचाना था जेम्स प्रिंसअप ने, ब्राह्मी लिपि को पहचाना था और अशोक का शिलालेख पहली बार पढ़ा था। ठीक है, समझ गए। तो उसमें पाया गया था कि ये देवा नाम कौन व्यक्ति है। तो देवा नाम से पता चला गया कि देवा नाम जो है वो अशोक का ही
और देवानाम पियादासी दोनों जो है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, अशोक का शिलालेख आपको पूरा इंडिया में मिलेगा और हमने जो है आपको एक फ़ोटो भी दिखाया था। ठीक है, जनरली जो भारत के नॉर्थ वेस्ट में मिलता था वो मिलता था आपको ग्रीक में, खरुस्ती में और अरेमिक भाषा में, और जो आपको बाकी इंडिया में मिलता था वो ब्राह्मी भाषा में मिलता था। मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था, तो पहले का लेक्चर जरूर देखिए, वहाँ पे क्लियर होगा आपको। आंसर क्या हो जाएगा 30 का ये। बाकी देखिए समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और कृष्ण देव राय, इसके बारे में ऑलरेडी हमने नोट्स दिया है आपको। ठीक है, उससे आप कर लीजिए, या फिर जो हमने आपको बोला है कि आपको लूसेंट भी करना है, तो लूसेंट में हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और कृष्ण देव राय तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करने का तरीका। ये सिर्फ आंसर नहीं जाना है, बाकी चीज़ों के बारे में हमें समझना है। 30 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो टोटल 20 क्वेश्चन के आसपास जो यूपीएससी ने पूछा है इससे, सोचिए एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछा है 2020 में हिस्ट्री से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, फिर 32 भी पूछा गया था। क्या बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारमिता। बोला भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा बुद्ध के फिलॉसफी में, मैंने पढ़ाया भी आपको। देखो कोई भी व्यक्ति बुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व बनता है और धीरे धीरे वो बुद्ध बनता है ना। तो बोधिसत्व ऐसे नहीं है कोई एक ही चरण में बन जाएगा। बोधिसत्व जो है अलग अलग स्टेज में क्रॉस करते रहता है। कभी कभी वो जनरली कम से कम 10 उसका जो है शुरू में जो है 10 प्रमिता था। प्रमिता का मतलब होता है कि आदर्श एक स्टेज पे आप पहुंच गए हो, एक आइडियल स्टेज पे पहुंचे हो। जैसे कि मान लो अगर आपको गांधी जी बनना है तो आप सबसे पहले सत्य को अपना लोगे तो एक स्टेज पे पहुंचे, फिर अहिंसा दूसरा स्टेप, अच्छा बोलना तीसरा स्टेज। उसी तरह से कोई व्यक्ति जो बुद्ध बनता है तो उसको बोधिसत्व के रास्ते से जब जाता है तो अलग अलग स्टेज में उसको पहुंचना होता है। तो शुरू में उसी को बोलते हैं प्रमिता। प्रमिता जो था पहले 6 था, बाद में इसको बढ़ा के 10 कर गया। जैसे इसमें है सील, सील मतलब अच्छा कंडक्ट, अच्छा आचरण। उसके बाद है उपाय कौशल, उपाय कौशल ये एक प्रमिता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने काम में स्किल्ड रहेंगे। फिर एक अगला है वीर्य। वीर्य मतलब होता है आप अपने माइंड की शक्ति को जानेंगे, माइंड का एनर्जी जानेंगे। उसके बाद प्रज्ञा होता है, प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम। तो ऐसे ऐसे करके 10 प्रमिता था टोटल। शुरू में 6 था, फिर 10 था, धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या होता था, बोधिसत्व जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता था तो और एक एक स्टेज को प्राप्त करते जाता था, और बाद में जब 10वां स्टेज प्राप्त कर लेगा तो वो एक कंप्लीट बोधिसत्व बन जाएगा। ठीक है, और बुद्धत्व की प्राप्ति होगा, निर्वाण की दोस्तों वो प्राप्ति कर लेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्रमिता बोलते थे। ठीक है, तो क्या है प्रमिता, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। तो ऐसा परिपूर्णता है जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन है बोल रहा था अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटेन इन सूत्र स्टाइल। ठीक है, तो ये सब कोई ऑप्शन उतना काम का नहीं है। फिलोसफिकल आइडिया दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेद, जो अथॉरिटी को नहीं मानता था, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बात किया है। इसको नास्तिक दर्शन बोलते थे, हेट्रोडॉक्स फिलोसफी बोलते थे। इसमें आता था बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और आजीविका। ये सारा चारों के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, इसलिए ऑप्शन सेकेंड भी नहीं है। फिर बोल रहा पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मेडाइवल साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो ग्रुप होता था, गिल्ड होता था, उसको बोलते थे श्रेणी या फिर उसको चट्टी बोलते थे। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा, ये भी उसके ऑप्शन के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन बोल रहा है द अर्लीस्ट धर्मसूत्रा टेक्स्ट रिटर्न इन एफोरिस्टिक स्टाइल में, तो सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ। तो देखिए दोस्तों, दो चीज़ होता है, एक होता है धर्म सूत्र और एक होता है धर्म शास्त्र। तो जो धर्म सूत्र होता है वो आपका वेद से निकला है। किससे निकला है, वेद से। जो वेदांग होता है ना, 6 वेदांग होते हैं, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये सब ज्योतिष, ये सब होते हैं ना, 6 वेदांग जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो कल्प से जो है, जो वेदांग कल्प है उसी से धर्म सूत्र निकला है। ठीक है, वेद से निकला है, वेदांग से निकला है। लेकिन जो धर्म शास्त्र है
ये भी एक बुक है, ये लिखा गया है पुराण के द्वारा, मतलब बाद में लिखा गया होगा, धर्मसूत्र पहले लिखा हो गया। धर्मशास्त्र में वर्णन आश्रम व्यवस्था का वर्णन है, क्या एक व्यक्ति का, एक परिवार का एक दायित्व होता है, ये सारा चीज़ का वर्णन है। उसका ड्यूटी क्या है, अहिंसा के बारे में बताया गया है, अच्छा युद्ध का सिद्धांत बताया गया है, यही सारा चीज़ के बारे में बताया गया जो समाज में धर्म स्थापित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे है लिखा हुआ है, और ये स्मृति से लिखा गया। पहले देखो श्रुति होता था, श्रुति मतलब वेद को श्रुति बोलते थे, जिसको जो है आप सुनते हो बस, और स्मृति मतलब जो आप याद करते हो। तो जो पुराण उरान है वो स्मृति है, तो उसी से हमारा धर्मशास्त्र निकला हुआ है। और धर्मसूत्र जो है वो आपका श्रुति से निकला हुआ है, कल्प से निकला हुआ है, वेदांग से निकला हुआ है। ठीक है, तो 31 का जो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बाकी हमने चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। बोला भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो रखमाबाई मुकदमा या आंदोलन या रिवोल्ट किस चीज़ से संबंधित था। तो देखिए दोस्तों, ये टफ क्वेश्चन है, वाकई में टफ है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि किससे ये संबंधित है। ठीक है, अगर आपको पता भी करना है तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे, या तो ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड होता है या फिर रिलेटेड नहीं होता है। देखो, एज ऑफ कंसेंट किससे रिलेटेड है, शादी से। ठीक है, और शादी और शिक्षा का पहले उतना कोई रिलेशन उस टाइप का नहीं था एक साथ। इसका मतलब 2 अगर होगा तो 1 नहीं होगा, और 1 होगा तो 2 नहीं होगा। पहला ऑप्शन, पहला चीज़। दूसरा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। दाम्पत्य अधिकार कब होता है, शादी के बाद। इसका मतलब 2 और 3 दोनों साथ में होगा, या तो 1 होगा सिर्फ ओनली 1, या फिर ओनली 2 एंड 3। मतलब 1 2 3 साथ में नहीं हो सकता, और ना ही 1 और 3 हो सकता है, ना ही 1 और 2 हो सकता है। तो आंसर एक ही बचता है जिसमें 2 एंड 3 है, वो है ऑप्शन ये। तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है तो अगर आप ऑप्शन को अच्छे से देखिए और समझिए कि ऑप्शन जो होगा, जो एक जैसा ऑप्शन होता है वो साथ में होता है। तो ऑप्शन 1 जो है और 2 और 3 से अलग अलग है, और 2 3 एक जैसा है। या तो सिर्फ 1 होगा, या तो 2 एंड 3 साथ होगा। कोई ऑप्शन दिया नहीं है जिसमें सिर्फ 1 दिया हुआ है, इसलिए हम जाएंगे 2 एंड 3 की तरफ। ठीक है, तो आप इस केस के बारे में सुनिए। तो देखिए, रखमाबाई जो थी वो आपका महाराष्ट्र में जन्मी थी 1864 में। 11 साल में उसका शादी हो गया था। ठीक है, और उसको जो है अपने पति से 11 साल दूर रहना था। ठीक है, तो जब उसका पति उसको वापस आया 11 साल बाद लेने के लिए, तो बोल रहा था कि हमको अधिकार है दाम्पत्य अधिकार। दाम्पत्य अधिकार क्या होता है, बातचीत करने का और भी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने का। लेकिन रखमाबाई जो थी वो मना कर दी कि 11 साल जब तुम दूर रहे हो तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारे पे। और बोली थी हमको इतना पहले उम्र में शादी हुआ है, हमको तो कुछ पता भी नहीं था। ठीक है, तो उसका जो दादाजी थे रखमाबाई का, उसने रखमाबाई पे केस कर दिया कि जाओ तुम अपने पति के साथ उनका ख्याल व्याल रखो जो भी। ठीक है, तो फाइनली जो है मैटर गया कोर्ट में। उसके बाद डिसाइड हुआ कि शादी का जो कंसेंट है कम से कम लेना चाहिए, और फिर जाके ब्रिटेन जो की सरकार एक शादी एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेके आती है 1891, जिसके तहत जो शादी का एज है वो बढ़ा दिया जाता है। और यही एक्ट का विरोध किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। इसलिए नहीं कि वो बाल विवाह के पक्ष में थे, इसलिए क्योंकि वो बोले थे कि हम लोग अपना भारत का सुधार खुद कर लेंगे, अंग्रेज का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रखमाबाई समिति भी बनाया गया था, जिसको जो आपने सुना होगा बेहराम जी मालाबारी ने स्थापना भी किया था और इनको मदद भी किया था। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा चीज़ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 एंड 3। बाकी डिटेल में हमने बता दिया, और ये भी बता दिया कि जब यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसको आपको पता नहीं है तो उसमें आप
POL लगाइए। POL मतलब होता है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, और लॉजिकल सोचिए तो आपको जो है आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो ये हमारा है, बोल रहा है इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। अब देखो, नील का खेती ह्रास हो रहा है, मतलब कोई व्यक्ति जो है नील खेती नहीं कर रहा है, यही मतलब हुआ। तो नील खेती अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नील का खेती जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, तभी तो नहीं कर रहे हम खेती, नहीं तो क्यों करेंगे, शौक थोड़ी है। तो बोल रहा है पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। तो बोल रहा है 20वीं सदी के बिगिनिंग में, तो 20वीं सदी के बिगिनिंग मतलब 1900 आपका 20वीं सदी भी 1900 मान लो 10, 1915, 1905 यही होगा। तो हमारा पहला है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। ये बात सही है कि वो लोग विरोध करते थे, लेकिन नील की खेती इसलिए भी किसान लोगों ने मना कर दिया क्योंकि वो अब जो है अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं रहा। पहले क्या था, भारत के नील का बहुत ज़्यादा डिमांड था, लेकिन ही जैसे ही जर्मन का सिंथेटिक कलर का आविष्कार हुआ, वो मार्केट में सस्ते रेट पे मिलने लगे थे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोग जो है नहीं चाहते थे, किसान का डिमांड कम हो गया। नील का खेती जो था, नील का डिमांड बाज़ार में कम हो गया, कोई खरीद ही नहीं रहा था, काहे कि जर्मनी का डाई आ गया था। ठीक है, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम था वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि नया जो है इन्वेंशन आ गया था, जर्मन डाई आ गया था, इसलिए वो लोग नहीं चाह रहे थे। फिर भी जो है उस समय के जो प्लांटर्स हैं वो करवा रहे थे खेती उनसे ज़बरदस्ती, तभी जाके चंपारण विद्रोह भी हुआ था। आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, चंपारण विद्रोह ये सब हुआ था। ठीक है, समझ गए ना। तो यह सब चीज़ है। 19वीं सदी के अंत आते आते जर्मन डाई आ चुका था, और फिर 20वीं सदी में पूरा बाज़ार में विश्व में फैल गया। पहले इंडिया का नील का डिमांड बहुत था, क्योंकि कॉटन का के लोग कपड़े पहनते थे, अब डिमांड कम हो गया जर्मन डाई के कारण। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, देखिए 1859 तक आते आते आपको पता है इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था 1859 में। इसलिए हुआ था क्योंकि नील का जो उत्पादक था वो बहुत करता था क्या, शोषण। तो ये दक्कन में हुआ था, कहाँ हुआ था, दक्कन में। ठीक है, तो फिर जो प्लांटर्स थे वो बिहार से दक्कन से कहाँ चले गए आपका बिहार में। तो बिहार में खेती होने लगा नील का, लेकिन अभी भी खेती हो ही रहा था 1859 के भी दशक में, विरोध होने के बावजूद, क्योंकि प्रॉफिटेबल था। लेकिन जैसे ही जर्मन डाई का आविष्कार हो गया तो भारत प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया, लाभ कम हो गया, इसके कारण लोग जो है नील का खेती लगाना बंद कर रहे। फिर लेकिन जो प्लांटर्स था वो ज़बरदस्ती बोलता था लगाने के लिए, प्लस जितना भी बकाया राशि था वो लोग ज़बरदस्ती वसूलते थे किसानों से, तभी जाके चंपारण का रिवोल्ट भी हुआ। आपने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह। 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्वेश्चन है दोस्तों कि वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। आपको मैंने बताया कि जो रिचर्ड वेलेस्ली था, आर्थर वेलेस्ली नहीं, कौन सा, रिचर्ड वेलेस्ली ने आपको एक कॉलेज खोला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या नाम था, फोर्ट विलियम कॉलेज। इस कॉलेज के द्वारा वो क्या चाहता था, लोगों को ट्रेनिंग देना। जो सिविल सर्वेंट है, जो भारत में नया नया भर्ती हुआ है जिनका, उनको भारत का कल्चर, लैंग्वेज, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, भारत का कानून के बारे में, तभी तो वो शासन अच्छा से कर पाएंगे भारत पे, है ना, प्रशासन बढ़िया से कर पाएंगे। इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने आपको किया था। और लॉर्ड कौन सा वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली, आर्थर वेलेस्ली नहीं, रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था 1800 में, क्योंकि वेलेस्ली का समय था 1799 से 1805। इसी के समय में सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि भी दोस्तों आया था। फोर्ट वेलेस्ली कलकत्ता में खोला था, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि यूरोप के लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बढ़िया चीज़ चाहता था, इसलिए चाहता था ताकि अच्छे से हम शासन कर पाएँ। भारत के लोगों को विकास करने के लिए इसका कोई वो नहीं था।
भारत का कल्चर वल्चर पढ़ लोगे तो ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो भारत जिससे गुस्सा होगा, और आराम से तुम काम कर लोगे। इसीलिए भारत का लैंग्वेज के बारे में सिखाने के लिए, कल्चर के बारे में सिखाने के लिए, उनका कस्टम्स, ट्रेडिशन, प्रथा के बारे में सिखाने के लिए ये कॉलेज खोला गया था कलकत्ता में। लेकिन इसका विरोध हुआ तो बाद में बंद हो गया। ठीक है, समझ गए। तो 34 का जो आंसर होगा वो आप पढ़िए, बाकी आपको पता चलेगा। बोला ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो बोला गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा करने के लिए, नहीं वो खुद से किया था। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन द ओरिएंटल लर्निंग, वो भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, ये भी नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है, आप पूरा बाकी ऑप्शन पढ़िए, आपको पता चलेगा। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट विद द एम्प्लॉयमेंट, पूरा विलियम कैरे और उसके सहयोगों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, ये भी नहीं है। पूरा ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इंडिया, ये सही है कि वह ब्रिटेन नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विलियम कैरे के बारे में, उसके बारे में भी देख लेते हैं।